डूइंग टुडे बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर आप सबके साथ बात, और ये टॉपिक है कम्युनिकेशन नॉइज, और लेट मी कॉल इट दिस वे, नॉइज इन कम्युनिकेशन। क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि हमारी कम्युनिकेशन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे को लेकर या फिर एक दूसरे के साथ, बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर नॉइज बीच में आती। तो फ्रेंड्स, उसे कहते हैं नॉइज इन कम्युनिकेशन। जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, किसी के साथ भी होती है, हम क्या कहते हैं, दूसरे क्या समझते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, हम क्या समझते हैं, वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस होता है दोनों की अंडरस्टैंडिंग में, और उसकी वजह से बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, मिस कम्युनिकेशन हो जाती है। अलग अलग चीज़ें हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ और समझा? और ये हुआ क्यों? की सोच अलग थी, उसकी भाषा अलग थी, और बहुत सारी और चीजें हैं जो अलग थी, जिसकी वजह से वो गलत समझा या हमने गलत समझा। टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। वेल फ्रेंड्स, ये सब हमारे सबके साथ, हम सबके साथ रेगुलरली इसी तरीके से होता रहता है। संजय जैन जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, जो नॉइज हमारी कम्युनिकेशन को इंटरफेयर करते या फिर जिस वजह से भी हमारी कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग के बीच में, उसके इम्पैक्टफुल होने के बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसे हम नॉइज कहते हैं। राइट? कई बार हमें उस चीज़ को लेकर गुस्सा आ जाता है, कई बार उस चीज़ को लेकर हम समझ नहीं पाते कि कुछ हुआ तो क्यों हुआ, और कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। जब हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते, हमारी इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन हमें लगा हमारी तरफ से बहुत इम्पैक्टफुल थी, लेकिन एक्चुअली में जो रिसीवर था उसने उसको राइटली नहीं इंटरप्रेट किया। अब सेंडर ने तो दे दिया, अगर आप स्टेज पर हैं तब भी आपने स्टेज पर ये कम्युनिकेशन शेयर कर दी, लेकिन जो ऑडियंस में बैठा हुआ रिसीवर है या जो ऑडियंस के मेंबर्स हैं, उन्होंने उस चीज़ को उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जिस तरह से आपने कहा। थैंक यू संजय जैन जी, आई एम श्योर ये सबके साथ हुआ होगा फ्रेंड्स। ये कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन में जो नॉइज होती है, ये सबके साथ होती है। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इसी कम्युनिकेशन नॉइज के बारे में, कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो वो क्या, ये नॉइज बीच में आती है, ये शोर शराबा बीच में आ जाता है, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन आ जाती है फ्रेंड्स हमारी कम्युनिकेशन के बीच में। हमारा इंटेंशन बेस्ट था, एज अ सेंडर वी वांटेड टू गिव द बेस्ट to our receivers, but they interpreted it differently. So what is it that you need to do at your end to ensure that your communication happens the right way and is interpreted the right way by your audience? Amarjeet ji, welcome to my FB live session. तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, कम्युनिकेशन नॉइज जो हमारा आज का टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन नॉइज इज ऑल अबाउट, और नॉइज इन कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसमें जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। और सबसे पहला होता है साइकोलॉजिकल नॉइज। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपको क्या लगता है साइकोलॉजिकल नॉइज कम्युनिकेशन में क्या हो सकती है। फ्रेंड्स, मेरे साथ आके रहिएगा, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग जो आज, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके ऑडियंस को हैंडल करने में। और ऑडियंस कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, वो अगर आप स्टेज पर हैं तो जो लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं वो आपकी ऑडियंस है। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो आपके टीम मेंबर्स, आपकी सीनियर मैनेजमेंट टीम, आपके कॉलीग्स,
दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आपकी ऑडियंस है। अगर आप वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं तो जो लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो ऑडियंस है। मैं इस समय अभी लाइव सेशन कंडक्ट कर रही हूँ आपके लिए, आप मेरी ऑडियंस हैं, तो मुझे अपनी बात को इस तरीके से बताना चाहिए कि चाहे आप कहीं से भी हो, इंडिया में कहीं से भी हो, वर्ल्ड ओवर आप कहीं से भी हो, आप मेरी अच्छी तरह से समझ जाए और उसी तरीके से समझे जिस तरीके से मैंने इस बात को कहा है। That is the effective communication कि आपने अपनी बात को इतने असरदार तरीके से कहा है as a sender, because I am a sender and you are a receiver। तो सेंडर की एक फर्ज बनता है कि वो अपनी बात को इतना इम्पैक्टफुली लोगों को बताए, अपने रिसीवर्स को बताए, अपनी ऑडियंस को बताए कि वो उसी तरीके से समझे जिस तरह से उन्हें बताया गया है, या फिर सेंडर के मन में जो भी है वही चीज को, वही इंटेंशन को ऑडियंस पकड़ पाए और समझ पाए। वेल, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंडर की या रिसीवर की? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको लगता है कि सेंडर को समझना चाहिए कि उसकी ऑडियंस क्या चाहती है, या फिर ऑडियंस को समझना चाहिए कि सेंडर क्या बताना चाहता है। तो अगर आपका आंसर सेंडर है, टाइप कीजिए एस फॉर सेंडर इन दी कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि आंसर इन दी कमेंट्स सेक्शन। मैं अपना क्वेश्चन फिर से आप सबके लिए रिपीट कर देती हूँ फ्रेंड्स। मेरा क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है जब सेंडर अपना मैसेज दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस मैसेज को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? ऑडियंस के ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑडियंस के ऊपर है उसे समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कोई सेंडर कह रहा है, तो टाइप ए इन द कमेंट सेक्शन। एल्स टाइप एस फॉर सेंडर। अगर आपको लगता है कि जो भी बोल, तो अगर आपको लग रहा है कि जो भी कोई सेंडर बोल रहा है अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो टाइप एस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता लग जाए, आप लोगों में से जितने लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया है, कि आप लोग अभी तक कितना समझे हैं इस टॉपिक के बारे में। इसको समझ लिया जाए फ्रेंड्स कि कम्युनिकेशन में जो नॉइज होती है, कौन कौन से वो रीजंस है जिसकी वजह से हम अपनी बात को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते लोगों को। तो बहुत हद तक हम अपनी इंटरप्रिटेशन को, हम अपनी समझ को लोगों के साथ प्रॉपरली कस्टमाइज करके, उनके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके उन्हें सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, it is the sender who is responsible to ensure that he or she presents rightly to their audience। सही तरीके से, उसे सही तरीके से, जरूरी नहीं है कि ऑडियंस में सभी लोग उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन आपके व्यू पॉइंट्स ऑडियंस को उसी तरीके से समझ में आने चाहिए जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। बहुत सारे बैरियर्स हैं। लेट मी जस्ट वेलकम, आप लोगों में से कुछ और लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। विकास सैनी जी, वेलकम टू माय एवरी लाइव सेशन। राइट फ्रेंड्स, तो जो मैं बात करने जा अब जो मैं बात करने जा रही हूँ, मैं बात करने जा रही हूँ आपसे 4 तरह की नॉइजेस की जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करती है। सबसे पहली है फ्रेंड्स साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, या फिर साइकोलॉजिकल नॉइज। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन में जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात कर रहे हैं, जो हम साइकोलॉजिकल नॉइज की बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, वो क्या हो सकती है आपके अकॉर्डिंगली। देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर फ्रेंड्स। जब तक आप टाइप करते हैं मैं आपका वेट करती हूँ, बिकॉज आपसे जो भी आप लिखेंगे वो मुझ तक पहुँचने में टाइम लगेगा फ्रेंड्स। और जितना हम इसको बॉल
की कोशिश करेंगे, आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत 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 ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना पाएंगे। बिकॉज आई एम श्योर आप अग्री करेंगे, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप प्रोफेशन में हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, स्पीकर हो, कोच हो, कंसल्टेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप कोई भी हो, आप चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन अगर क्लैरिटी आप समझ जाए कि कहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ों की प्रॉब्लम है, अगर हम समझ जाए कि हमारी कम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं, क्या रीज़न था जिसकी वजह से हम वो बात को सही तरीके से नहीं समझा पाए, तो बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स साइकोलॉजिकल नॉइज, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब ये जो कम्युनिकेशन नॉइज के बीच में जो के अंडर जो फर्स्ट पॉइंट आता है, कम्युनिकेशन नॉइज के अंडर जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है साइकोलॉजिकल नॉइज। इसमें हम लोगों की साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो ये सोचना है, हम तो इसी तरीके से चलेंगे और आपकी बात को नहीं मानेंगे। ये हुआ है आपके साथ? आई एम श्योर बहुत हुआ होगा। कई बार बड़े बूढ़ों को या फिर कोई दूसरे प्रांत के लोग होते हैं। दिनेश तिवारी जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन दिनेश तिवारी जी। आई एम श्योर ये समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा और भी मदद मिलेगी लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में, और यही रीज़न है मैंने ये वाला टॉपिक आप सबके साथ आज लिया है, डिसाइड किया है कि मैं आज इस टॉपिक पर आप सबके साथ बात करूँगी। तो हम आते हैं साइकोलॉजिकल नॉइज पर फ्रेंड्स। इसमें आते हैं स्टीरियोटाइप्स, राइट। आपका ये सोच है कि ये बंदा इस तरीके का ही होगा, और जब आपने सोच लिया ये बंदा इस प्रांत से है, ये इंडिविजुअल इस प्रांत से है, इस जगह से है, तो इसकी जो सोच है बिल्कुल इस तरह की होगी। हम लोगों का वो जो एटीट्यूड हो जाता है ना, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड, वो यहाँ पर आता है। बहुत चीज़ें हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा होगा। तो इवन एज अ सेंडर कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन में इस चीज़ को लेकर बहुत नॉइज रहती है, बहुत गड़बड़ रहती है, और ये एक्ट करता है एक बहुत बड़ा बैरियर हमारी कम्युनिकेशन को लेकर। इसकी वजह से भी हम अपनी बात को सही तरीके से दूसरों को नहीं समझा पाते। अब मान लीजिए दूसरों का एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और डिफ़िकल्ट है चेंज करना, लेकिन हम चेंज करना चाहते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो उस बात को जो आप कहना चाहते हैं वहाँ पर उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, एंड देन यू विल हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले दूसरों के साइकोलॉजिकल बैरियर्स को इस लेवल पर लेकर आइए, इस ग्राउंड लेवल पर लेकर आइए कि आपकी बात को लोग अच्छी तरीके से अपने माइंड में कम से कम वो बैरियर है। यहाँ पे अपने माइंड को मत रखिए। जब भी आप कुछ कहना चाहते हैं, जब भी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो थिंक विद एन ओपन हार्ट एंड देन से व्हाटएवर यू हैव टू से। था साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में जो मैंने आपसे नंबर 1 पे बात की। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स एनवायरमेंटल बैरियर्स, जिसे हम ये भी कहते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन, जो कि आसपास की जो नॉइज होती है, जैसे हम कहीं कुछ भी कहना चाहते हैं, पीछे से कुछ भी नॉइज पास। तो फ्रेंड्स इस समय मैं बात कर रही हूँ आपके सामने सेकंड बैरियर की। जो सेकंड नॉइज हमारी कम्युनिकेशन में आती है वो आती है एनवायरनमेंट। हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन सी वो नॉइज पोल्यूशन है या कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम अपनी बात को सही। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है नॉइज पोल्यूशन में। इट कुड बी समथिंग ट्रांसपोर्ट, आसपास आपके बहुत सड़क पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, बात को सही तरीके से नहीं कह पा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। कुछ होते हैं फिजिकल बैरियर्स, राइट। तो फिजिकल बैरियर्स में है कि जैसे पीपल
किसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा लिया फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ हुआ है? कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाकर आपके सामने आया है और बात हो रहे हैं और बहुत बात नहीं कर पाते हैं उससे, या फिर उस से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, इस वजह से आप बात नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह, या फिर हो सकता है कि आपको उसके क्लोथ्स पसंद ना आ रहे हों, या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा शाबी पर्सनालिटी है। तो हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल बहुत आ रहे हों, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है फ्रेंड्स। सुमित अग्रवाल जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सेकंड एनवायरमेंटल बैरियर्स एंड थर्ड फिजिकल बैरियर्स। अब मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ सिमेंटिक बैरियर्स की या फिर सिमेंटिक नॉइस की। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं कि सिमेंटिक नॉइज क्या होती है और उसे हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो सिमेंटिक नॉइज होती है, इट इज यूजुअली रिलेटेड टू ग्रामर, इट कुड बी रिलेटेड टू योर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। इट हैपन्स मेजरली हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट वगैरह, ये सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज हैं, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है, सब अलग अलग रीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो यहाँ सिमेंटिक नॉइज होती है और हम एक दूसरे के कल्चर को ही बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट? तो एक कल्चर कुछ कहता है, दूसरा कल्चर उसी चीज को कुछ कहता है। मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है जो मैं आपके सामने इस समय आपके साथ, ये मेरे एक फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया था। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ एक वर्ड है लल्लू, राइट? और आप लोग अग्री करेंगे ये वर्ड लल्लू का मीनिंग क्या है? फ्रेंड्स टाइप करके बताइए, अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है ये वर्ड लल्लू का मीनिंग क्या है? वेल फ्रेंड्स, लल्लू वर्ड का मीनिंग होता है बेवकूफ़। वेल अकॉर्डिंग टू नॉर्थ, हमारे लिए एटलीस्ट इन दिल्ली एनसीआर में हम लोग समझते हैं कि लल्लू का मतलब होता है बेवकूफ़। अब वो मेरे फ्रेंड जो थे वो किसी और स्टेट में गए और वहाँ पर हर कोई जन उनको लल्लू कह रहा था और वो काफ़ी परेशान हुए कि हमारे यहाँ तो इसे दिल्ली एनसीआर में तो इसे लल्लू को तो बेवकूफ़ कहते हैं, ये मुझे बेवकूफ़ क्यों बोल रहे हैं? देन ही डिड नॉट लाइक इट और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंप्लेंट किया जिनके घर वो गए थे कि आप इस तरीके से मुझे बार बार क्यों बोल रहे हैं। तब उन्होंने उन्हें समझाया कि हमारे यहाँ लल्लू का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता है, हमारे यहाँ लल्लू बच्चे को बोला जाता है। इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड। सो यू सी फ्रेंड्स, विद इन इंडिया हमारे तो इतने सारे कल्चर्स हैं, इतनी सारी स्टेट्स हैं हमारी, तो एक छोटा कितना डिफरेंस ले आता है। लेकिन जो रिसीवर है उसको पता ही नहीं है कि भाई इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो और उसको मिस इंटरप्रेट जैसे मेरे फ्रेंड ने किया, कोई भी कर सकता है। तो ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। किरण बोधा जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपके साथ भी कुछ और एग्जांपल्स हुए होंगे, आप भी शेयर कर सकते हैं एग्जांपल्स अपने, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें, बिकॉज उसी से हमारी लर्निंग बढ़ती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स जो मैं सिमेंटिक बैरियर्स के या फिर सिमेंटिक नॉइज के आपके साथ इस समय शेयर करने। कलर्स का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कुछ कलर्स किसी कल्चर में अप्रिशिएट किया जाते हैं, कुछ कल्चर्स का डिफरेंट मीनिंग, कुछ कलर्स का डिफरेंट मीनिंग होता है, तो उन्हें भी समझना ज़रूरी होता है। लेट्स से आप एक इंटरनेशनल कहीं पर इंडिया से बाहर गए हैं और इंटरनेशनली, थैंक यू दिनेश तिवारी जी फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच। रेड कलर की अगर हम बात करते हैं तो रेड कलर एक कल्चर में उसका मीनिंग कुछ और होता है, हमारे इंडिया में मीनिंग कुछ और होता है, और किसी देश में उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो हम कभी भी जाते हैं कहीं पर भी, हमें उस वहाँ के लोगों के बारे में समझना चाहिए, उनके कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब लेट अस से फॉर एग्जांपल नाइजीरिया में
रेड कलर का मतलब है अग्रेशन। अफ्रीका में उसको एसोसिएट किया जाता है डेथ के साथ। इजिप्ट में इट इज कंसिडर्ड एज अ लकी चार्म एंड गुड फॉर्च्यून, और ईरान में उसे एसोसिएट किया जाता है करेज के साथ। तो देखा फ्रेंड्स, एक सिंगल कलर है बेचारा रेड कलर, और वो कितने सारे वेज में इंटरप्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। सो मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और आप उनकी कलर इंटरप्रिटेशन को समझ लें। हमारे देश में जो है सो है, लेकिन अब आप दूसरे देश अगर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके कल्चर में ये क्या है। तो मान लीजिए राइट, और प्रेजेंटेशन कर देते हैं रेड कलर, और उस देश में या फिर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो कलर पसंद नहीं करते, क्या आप एक्सेप्ट किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। आपने उनके कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया। वो जो कहते हैं कि डू बिहेव इन रोम एज द रोमन्स डू। जब आपके घर में कोई अतिथि आता है, जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तब आप क्या करते हैं? वो गेस्ट क्या करता है? वो आप उसके तरीके से रहते हैं, आप उनका ध्यान, वो गेस्ट ये इंश्योर करता है कि मेरी वजह से मेरे गेस्ट को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से सेंडर्स को ये ध्यान रखना है कि रिसीवर्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए। We have to keep these things in mind। तो ये छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो बहुत सारे एब्रीविएशंस की मैं अगर एग्जांपल देती हूँ आपसे, तो बहुत सारे एब्रीविएशंस भी हैं जो हम अपने ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं। अब आप इस बात को सोचिए, अगर वही एब्रीविएशंस या वही जार्गन्स या वही छोटी छोटी बातें अगर हम, या फिर जो भी हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं, कभी हम लेग पुलिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, एक निकनेम हमने अपने, यही चीज आकर हम अपने वापस अपने घर में लेकर इस तरीके से बोले, राइट फ्रेंड्स, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? वो कहेंगे कहाँ से आए हैं, घर आ जाइए वापस, आप विदेश में नहीं है, ऑफिस से घर आ जाइए, राइट फ्रेंड्स। तो यही होने वाला है कि आपने ये समझना है कि जो चीज़ आप बाहर, आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ के एनवायरनमेंट को समझते हुए आपने उनके साथ बातें करनी है। इसी तरह से फ्रेंड्स बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमारे कल्चर में कुछ और होता है, दूसरे के कल्चर में कुछ और होता है। तो हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी ऑडियंस के लिए अपनी प्रेजेंटेशंस, अपनी स्पीचेस, अपनी डिलीवरी उनको तैयार करना है, तभी वो राइटली एक्सेप्ट की जाएंगी। परफ्यूम के ओडर से लेकर आपकी बातों के बोलने के तरीके तक, कलर्स जो आप पहनकर जा रहे हैं कि वहाँ के कल्चर में कौन सा कलर सूट करेगा। इंडिया में तो ठीक है, कर लेते हैं हम मैनेज, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। फूड हैबिट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रेंड्स। जापान में अगर आप, जो मैं पढ़ रही थी एक जगह, जापान में अगर आप खाना टोटली फिनिश कर देते हैं, दैट इज रिस्पेक्ट फॉर द होस्ट। लेकिन चाइना में आपको थोड़ा सा खाना छोड़ना होता है टू शो रिस्पेक्ट फॉर द होस्ट। ये मैं कहीं पर पढ़ रही थी और इसीलिए ये इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो कितना डिफरेंस है, एक छोटी सी चीज़ है और कितना डिफरेंस है। अच्छा, बहुत सारे ऑफिसेज हैं आजकल, काफ़ी न्यूट्रल बॉडी लैंग्वेज सिखाई जा रही है फ्रेंड्स, और उसमें क्या बताया जाता है कि आपको फिंगर पॉइंट नहीं करनी किसी की तरफ, जो गलत माना जाता है। उसकी बजाय आपको क्या करना है, आपको ओपन पाम इस तरीके से लेके जाना है किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हुए। तो कभी भी फिंगर आपने किसी की तरफ पॉइंट नहीं करनी, वो चीज़ गलत है, उसका आपने ध्यान रखना है। एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, थम्स अप का साइन। हमारे लिए थम्स अप का क्या मतलब है? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि हमारे लिए थम्स अप का क्या मतलब है। हमारे लिए थम्स अप का मतलब है ग्रेट वर्क डन, कुडोज, वाव, इजंट इट। अब कुछ कल्चर्स में
आउटसाइड इंडिया और बहुत सारे देशों में जहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती है, उनके लिए थम्स अप का मतलब इज समथिंग रियली रूड। अब कहीं पर जा रहे हैं और उनके कल्चर में अगर आपने ये कर दिया गलती से और वहाँ पर इंटरप्रिटेशन कुछ गलत हो गया, गॉड फॉरबिड, लेकिन उस कल्चर के बारे में जब भी आप बाहर कहीं पर बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें होता है। एक और मैं छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे एक फ्रेंड थे, वो पेरिस गए और वहाँ पर उन्होंने वो एक इंटरनेशनल मतलब फेयर था वहाँ पे, और वहाँ पे गए तो उन्होंने भी अपना एक स्टॉल ले रखा था, अपना एक एरिया ले रखा था अपनी कंपनी का, और बहुत सारे और लोग वहाँ पर थे उसी में। तो अब हमारी क्या आदत है कि थोड़ा लंच टाइम हुआ एंड हम लोग एक जगह बैठ के वहीं पर बैठते हैं, थके हुए होते हैं, और वहीं पर बैठ के हम अपना लंच करना शुरू कर देते हैं या फिर कोई भी स्नैक खाना शुरू कर देते हैं। तो अब मेरे फ्रेंड के साथ भी यही हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिया से बिलोंग करते हैं। वो गए वहाँ पर और उन्होंने भी इसी तरीके से किया, और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वहाँ के जो बाकी लोग थे उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंड देन माई फ्रेंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। उन्होंने apologize किया and then he ensured that he does not repeat it again. So friends, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, किसी दूसरे देश के बारे में जान रहे हैं, तो और कुछ नहीं तो हम HR से वहाँ के कल्चर के बारे में समझ सकते हैं। नेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको समझ सकते हैं। कोई फ्रेंड अगर वहाँ का है या कोई हमें वहाँ पे लेकर जा रहा है, उनसे उनके कल्चर के बारे में समझ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेंगी। एक बार किसी का कल्चर समझ में आ जाए, तब उनके साथ डील करने में, डील को क्रैक करने में और वो क्लाइंट को विन ओवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाई? बिकॉज डू इन रोम एज द रोमन्स डू। जिस किसी देश में जाते हैं उसी तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से वो लोग करते हैं, वो तभी हमें अप्रिशिएट करेंगे। फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस है इस समय तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कम्युनिकेशन नॉइज के बारे में, जिसमें मैंने आपसे 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉइजेस की बात की। द फर्स्ट वाज साइकोलॉजिकल, सेकंड वाज एनवायरमेंटल, थर्ड वाज फिजिकल एंड द फोर्थ वाज सिमेंटिक। मैंने आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग दी डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, कि आप डिफरेंट कल्चर्स में अपनी साख किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से डिफरेंट कल्चर्स में आप क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। बट ना सिर्फ आपके वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बट आपका बिहेवियर, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए बिजनेस लेकर आने में। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए रहिए फ्रेंड्स, और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और कोच हूं पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज एफबी पर लाइव आती हूँ, बिकॉज आई हैव टेकन द रेजोल्यूशन दैट आई वुड बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 days in this year of 2020. Reason being, one, I wanted to do something different. Secondly, कहीं ना कहीं मैं आप सब लोगों की मदद करना चाहती थी। मेरे पास जो भी कोई लर्निंग है, स्पेशली बिकॉज मैं एक कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की, तो मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ कहीं ना कहीं कि ये पब्लिक स्पीकिंग में जो भी मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैंने आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में ये डेफिनेटली आपको शेयर कर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड आई वुड एनकरेज यू टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज अगर वो भी बिजनेस कहीं बाहर करने जा रहे हैं, अपने कल्चर से बाहर जा रहे हैं, अपनी सिटी से भी बाहर जा रहे हैं, तो दूसरे कल्चर को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी हम वो बिजनेस डील क्रैक कर पाएंगे, और तभी हमारी डिलीवरी जो है, हमारी स्पीचेस जो है, हमारी आर्ग्यूमेंट्स जो है, हमारी नेगोशिएशन स्किल्स इफेक्टिव हो सकती हैं। So friends, this is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow with my new learning for all of you. Thank you so much for joining me in. See you again tomorrow at 5 p.m. once again. Bye bye. See you.